गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस में सेगमेंट नंबर 3 पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 3 में। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हम थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दें। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन डिस्कस किया, उसके मेरिट्स देखे, उसके डिमेरिट्स देखे। इसके बाद A.W. एक्लर साहब का जो क्लासिफिकेशन था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, वो क्योंकि पहला फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था प्लांट किंगडम का, इसीलिए इंपॉर्टेंट था। भले ही छोटा था लेकिन इंपॉर्टेंट था। ओके, वहां पे प्लांट किंगडम को 3 सब किंगडम में मींस डिवीजन, सब क्लासेस में डिवीजन किया गया। तो पहले क्या किया गया, प्लांट किंगडम को क्लासिफाइड किया गया सब किंगडम में। एक था क्रिप्टोगेम्स और दूसरा था फिनोरोगेम्स। तो क्रिप्टोगेम्स में मैंने आपको बताया था बेटा जी कि वो प्लांट जिसमें फ्लावर ना हो, वो प्लांट जिसमें फ्लावर ना हो, और फिनोरोगेम्स में था वो प्लांट जिसमें फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर हो या फ्लावर हो। फिर मैंने आपको क्रिप्टोगेम्स में भी चीज बताई कि दोस प्लांट इन विच रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर नॉट विजिबल, कि ऐसे प्लांट जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखे ही नहीं और फ्लावरिंग प्लांट्स में अरेंज भी ना हो। लेकिन अगर मैं फिनोरोगेम्स की बात कर लूं या फिनोरोगेमिया की बात कर लूं, तो इसमें क्या है, जो प्लांट्स होते हैं उनका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो अरेंज होता है फ्लावर में या फ्लावर जैसे स्ट्रक्चर में। फिर हमने फिनोरोगेम्स का डिवीजन किया था 3 कैटेगरी में। एक था थेरोफाइटा, दूसरा था ब्रायोफाइटा, तीसरा था टेरिडोफाइटा। इसके बाद फिर हमने डिस्कशन किया था फिनोरोगेम्स में। फिनोरोगेम्स में भी डिवीजन था, एक था जिम्नोस्पर्म, दूसरा था बेटा जी एंजियोस्पर्म। ओके, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। फिर हमने ये भी कहा था कि A.W. एक्लर साहब के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग A.W. एक्लर ने 5 डिविजन्स कैटेगराइज किया था। और कैटेगराइज इसलिए किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट एवोल्यूशन, कि जिस तरीके से प्लांट का एवोल्यूशन हुआ उस तरीके से ही इस सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज होते जाएंगे। ओके, तो किस तरीके से अरेंज हुए, थैलोफाइटा आया पहले, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म एंड लास्ट वन इज एंजियोस्पर्म। जो मोस्ट एडवांस प्लांट हैं या जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनको रियल फ्लावर्स बोलते हैं। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब नेक्स्ट सेगमेंट है ओसवाल्ड टिप्पो का। तो देख लीजिएगा ओसवाल्ड टिप्पो क्या है। ओसवाल्ड टिप्पो ने भी क्लासिफिकेशन दिया, लेकिन सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन दिया ओसवाल्ड टिप्पो। तो देखिएगा ओसवाल्ड टिप्पो तो ओसवाल्ड टिप्पो ने बिगेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम को प्रपोज किया। ओके, अब जब सबसे बड़ा प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन ओसवाल्ड टिप्पो ने प्रपोज किया तो फिर इनके दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा, तो ये बताइए जब आपने सबसे बड़ा प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन प्रपोज कर दिया तो क्या ये बड़ा क्लासिफिकेशन था? जी हाँ, ये एक बड़ा क्लासिफिकेशन था। और बड़ा क्लासिफिकेशन के साथ साथ ये सबसे ज्यादा एक्सेप्ट करने वाला क्लासिफिकेशन था किताबों के लिए और स्टडीज के लिए। ओके, अब क्या किया ओसवाल्ड टिप्पो साहब ने, प्लांट किंगडम की सब किंगडम बना दिया, मीन्स डिवीजन करा दिया सब किंगडम के बेस पे। एक बना दिया थैलोफाइटा और दूसरा बना दिया एम्ब्रियोफाइटा। अब किस बेस पे इन्होंने क्या किया, डिवीजन किया, ऑन द बेसिस ऑफ एम्ब्रियो। तो थैलोफाइटा का मतलब एम्ब्रियो अपसेंट, जिसमें थैलोफाइटा में
इन्होंने बोल दिया कि एम्ब्रियो एब्सेंट और थैलोफाइटा में इन्होंने 10 डिवीजन को रखा। लेकिन अगर मैं एम्ब्रियोफाइटा की बात कर लूं तो एम्ब्रियोफाइटा का मतलब ही यही था कि प्लांट विथ सीड्स मींस एम्ब्रियो प्रेजेंट, एम्ब्रियो प्रेजेंट। अब जब एम्ब्रियोफाइटा में पता चल गया तो एम्ब्रियोफाइटा ने भी अपने 2 डिवीजन बनाए। अब किस बेस पे बनाए? ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, कि वेस्कुलर टिश्यू होगा तो क्या बोलेंगे, वेस्कुलर टिश्यू नहीं होगा तो क्या बोलेंगे। तो देखिए इन्होंने बोला एक डिवीजन बनाया एट्रैकिएटा मींस ब्रायोफाइटा, एट्रैकिएटा को ब्रायोफाइटा जिसमें वेस्कुलर प्लांट एब्सेंट, नो वेस्कुलर प्लांट। एक बनाया ट्रैकियोटा या ट्रैकियोफाइटा जिसमें वेस्कुलर प्लांट प्रेजेंट। ओके, तो ये था ओसवाल्ड टिप्पो का क्लासिफिकेशन। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने सेरोलॉजी का इंपोर्टेंस शो किया टेक्सोनोमी में, जो थे कार्ल मेंस। अब सेरोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया और किस बेस पे दिया? आपको पता है कि जो चिंपांजी है वो बहुत ज्यादा क्लोज रिलेटिव है मैन का, तो इसी बेस पे इन्होंने बोला है कि जो प्रोटीन में स्ट्रक्चर पाया जाता है वो सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बेस पे है। और किस बेस पे बेस्ड है? ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स के बेस पे है। ओके, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेस पे है। तो ये था कार्ल मेंस का क्लासिफिकेशन। इसके बाद है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन विच वाज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हीकल इन 1866। और इस किंगडम के अंडर 3 चीजों को रखा गया, क्योंकि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था तो 3 किंगडम को रखा गया। कौन कौन से? प्लांटी, एनिमिलिया एंड और एनीवन? अगर 3 किंगडम को रखा गया तो क्या इसमें मोनेरा आएगा? मोनेरा, प्लांटी, एनिमिलिया, बिल्कुल सही। अगर मैं 4 किंगडम बोल दूं कि जो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो प्रपोज किया था कॉपलैंड ने 1966 में, तो 4 किंगडम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया। इसके बाद बात करते हैं हम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस की। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था आर.एच. विदेकर का, जिन्होंने प्रपोज किया था 1969 में। और प्रपोज करने के बाद बहुत सारे क्राइटेरिया भी दिए थे, जो क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कई बार इन क्राइटेरिया पे क्वेश्चंस फ्रेम हो चुका है, क्वेश्चंस फ्रेम हो चुका। तो अगर हम बात कर लें अब बेटा जी, अगर हम बात कर लें आपके ओसवाल्ड टिप्पो की कहानी, तो देखिएगा एक बार हम लिखा दें ओसवाल्ड टिप्पो के बारे में, तो देखिएगा ओसवाल्ड टिप्पो, तो देखिएगा बेटा जी फर्स्ट जो है तो देखिएगा देश क्लासिफिकेशन, देश क्लासिफिकेशन is biggest phylogenetic classification of plant kingdom है बेटा जी। सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन किसका? प्लांट किंगडम का। दूसरा पॉइंट है कि ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है प्लांट किंगडम। तो दिस इज द कंप्लीट फाइलोजेनेटिक classification of plant
किंगडम। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन फॉर स्टडी एंड बुक्स। ओके, अब देखिएगा बेटा जी, यहीं पे इन्होंने प्लांट किंगडम का क्या करा दिया, क्लासिफिकेशन करा दिया। और प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन तो कराया, लेकिन किस बेस पे कराया देख लीजिए, इन्होंने सब किंगडम के बेस पे डिवीजन कराया। और किस बेस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सॉरी ऑन द बेसिस और ऑन द प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो होगा। ऑन द प्रेजेंस ऑफ एम्ब्रियो। ओके, तो एक था थैलोफाइटा, दूसरा था एम्ब्रियो फाइटा। एक था थैलोफाइटा, दूसरा था एम्ब्रियोफाइटा। ओके, तो थैलोफाइटा में अगर मैं लिख दूं एम्ब्रियो एब्सेंट, और 10 डिवीजन रखे गए थे, इसमें 10 डिवीजन बनाए गए थे। और यहां मैं बात कर लूं एम्ब्रियो प्रेजेंट, तो ये था ओसवाल्ड टिप्पो का। आप देखिएगा, अगर एम्ब्रियो प्रेजेंट था तो इन्होंने फिर यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया, यहाँ पे डिवीजन बनाया, 2 डिवीजन में क्लासिफाइड किया। और किस में, ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। तो वेस्कुलर टिश्यू के हिसाब से क्या किया इन्होंने, डिवीजन बनाए। क्या बनाए, डिवीजन बनाए। तो देखिए डिवीजन बनाने का जो इनका क्राइटेरिया था बेटा जी, वो देख लीजिएगा। एक इनका डिवीजन था ए ट्रैकियोफाइटा, ए ट्रैकियोफाइटा, जिसको बोलते हैं हम ब्रायोफाइटा, और इसी को हम बोलते हैं बेटा जी नो वेस्कुलर प्लांट, नो वेस्कुलर प्लांट्स। ओके, इसके बाद हम बोलते हैं इसी को ट्रैकियोफाइटा, मीन्स इसी को हम बोलते हैं, इसी को हम और थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लें, इसी को बोलते हैं हम नो वेस्कुलर टिश्यू, नो वेस्कुलर टिश्यू। अब नो वेस्कुलर टिश्यू की बात आ गई तो देखिएगा, अब हम बात कर लें, यहां होगा वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू। तो ये था ओसवाल्ड टिप्पो का बिगेस्ट क्लासिफिकेशन। ओसवाल्ड टिप्पो का बिगेस्ट क्लासिफिकेशन बोल दूं, चाहे कंप्लीट क्लासिफिकेशन बोल दूं, चाहे सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करने वाला क्लासिफिकेशन बोल दूं, पढ़ने के लिए और बुक्स के लिए। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद में रखना है, और जब चीज़ें याद में रहेंगी तो आप लोगों को क्वेश्चंस आसानी से इसके
क्वेश्चंस के आंसर आसानी से आप लोगों को बन जाएंगे। जितने टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ फ्रेम होंगे उस सभी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलेंगे और आप लोगों को आसानी से उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपका जो मीन्स जो आप लोगों के पास मटेरियल्स होगा उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, इसके बाद हम बात कर लें टू किंगडम क्लासिफिकेशंस की, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशंस की। तो बात करेंगे हम थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो देखिएगा ये जो क्लासिफिकेशन है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन से, तो याद रखिएगा साइंटिस्ट का नाम अर्नेस्ट हीकल proposed the three kingdom classification, namely Monera, Plenity, Animalia। ओके, देखिएगा प्रोटिस्ट, मोनेरा, प्लेनिटी और एनिमिलिया, है ना। सॉरी, थोड़ा सा एक चेंज है, मुझे यहाँ लग ही रहा था। एक्चुअली जो सिस्टम आपका क्लासिफिकेशन है वो मोनेरा नहीं आता बेटा जी यहाँ पे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मिस्टेक है, सॉरी, है ना। तो एक बार देख लीजिएगा, वो मिस्टेक हो गई हमसे, मोनेरा बोल दिया, प्रोटिस्टा लिखना था क्योंकि प्रोटिस्टा नहीं आता है बेटा जी, ठीक है ना। तो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, अब देखिएगा ये कब हुआ, ये हुआ 1866 में, 1866। ओके, अगर मैं यहीं पे बात कर लूं, फोर किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो देख लीजिए, तो ये है आपका फोर किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो देख लीजिएगा फोर किसने दिया था, एक थे कॉपलैंड in 1966 proposed four kingdom system classification, four kingdom system classification, namely तो देखिएगा नेमली में मोनेरा, प्रोटिस्टा,
प्लेनिटी एनिमेलिया। वो आपको पता है जो मोनेरा होता है वो देख लीजिएगा प्रोकैरियोट्स होते हैं इसमें, और जो प्रोटिस्टा होता है इसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। ओके, तो ये सारा का सारा था 3 किंगडम क्लासिफिकेशंस और था 4 किंगडम क्लासिफिकेशंस के बारे में। ओके, 3 किंगडम हो गया और 4 किंगडम क्लासिफिकेशंस, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे कार्ल मेंज की। एक साइंटिस्ट हैं, देखिएगा अब एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कार्ल मेंज। इन्होंने भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अपना इम्पोर्टेंस दिया है। तो देख लीजिएगा कार्ल मेंज। तो कार्ल मेंज की स्टोरी है, ही शोड द कार्ल मेंज कार्ल मेंज। अब आपके दिमाग में आया होगा सर हमने कार्ल मेंज के बारे में तो नहीं सुना, तो सुन ली ना। मैंने आपको बताया था कि ही शोड द इम्पोर्टेंस ऑफ सेरोलॉजी, या ही प्रपोज द सेरोलॉजी फर्स्ट टाइम। इन्होंने सेरोलॉजी को प्रपोज किया था फर्स्ट टाइम में, और फिर सेरोलॉजी का इम्पोर्टेंस बताया था कि टैक्सोनॉमी में क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, सेरोलॉजी में क्या इम्पोर्टेंस है। बाकी मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज होती हैं, और मैंने आपको बताया था सेरोलॉजी का जो मेन इंपॉर्टेंस एस्पेक्ट था वो था कि अगर मोर क्लोज रिलेटिव्स हैं तो सेरोलॉजी इंडिकेट्स करती है कि चिंपांजी बहुत क्लोज रिलेटिव्स है मैन का, बहुत क्लोज रिलेटिव्स है मैन का। ओके, तो ये थी कार्ल मेंज की बेटा कहानी। किसकी कहानी? कार्ल मेंज की कहानी। अब ये जो कार्ल मेंज की कहानी है ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो यहाँ तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।